क्लास 10th पार्ट 12। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने 12th नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उस चैप्टर पार्ट का नाम है लखनवी अंदाज। अब तक हमने क्या पढ़ा था इसमें कि लखनवी अंदाज, ये जो कहानी है वो लखनऊ की है, लखनऊ की ही घटना पर आधारित है। और लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता था। कब? अंग्रेज़ों के समय में। इस पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? समाज के एक ऐसे समुदाय पर, एक ऐसे वर्ग पर लेखक ने व्यंग्य किया है जो दिखावे के कारण स्वयं को मुसीबत में डाल देते हैं। कि ऐसे लोग भी हैं जो दिखावे के कारण अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं, और स्वयं लेखक पर जैसे लोगों पर भी इस पाठ में व्यंग्य किया गया है। यह एक कटाक्ष पूर्ण व्यंग्यात्मक लेख है। ठीक है। लेखक जैसे लोग जो अपने आत्मसम्मान के लिए, देखिए लेखक से जैसे नवाब साहब ने ट्रेन में चढ़ा, सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक बैठा, नवाब साहब ने उसे खीरे खाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तो वो सिर्फ इसलिए मना किया कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे। ठीक है। तो लेखक ने यही बताया कि लोग, और आपने बेटा मैंने पढ़ाया था आपको प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में, आपने पढ़ा होगा कि लोग दिखावे के लिए, प्रेमचंद के जूते जो थे वो बाहर अंगूठे से फटे हुए थे। अंगूठे से फटे होने के बाद लोग उसके जूतों पर मजाक उड़ा रहे थे। वही लोग मजाक उड़ा रहे थे जिनके स्वयं के जूते नीचे से फटे हुए थे। नीचे से फटे होना और ऊपर से जूतों को चमकाना, कि ऊपरी दिखावा करना और अंदर से टूट जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर से नीचे से जूता बिल्कुल घिसा हुआ है, पैर कहीं पत्थर पर चुभ रहे हैं, कहीं कांटे चुभ रहे हैं, पैरों से खून निकल रहे हैं, लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहा, सिर्फ स्वयं को ही पीड़ा हो रही है। इसी प्रकार यशपाल ने इस कहानी में लखनवी अंदाज में यह व्यंग्य किया है उस सामंती वर्ग पर, उस समुदाय पर जो दिखावे के लिए स्वयं को भी परेशानी में डाल देते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बेटा। अब इससे आगे है लेखक ने, देखिए, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए कि नहीं, मुझे नहीं खाना, आप खाइए। जब लेखक से नवाब साहब ने पूछा, पहले तो जब लेखक ट्रेन में बैठा, सेकंड क्लास के डिब्बे की टिकट ली, जबकि वो टिकट महंगी थी, लेकिन लेखक ने वो टिकट क्यों खरीदा था? लेखक ने वो टिकट इसलिए खरीदा था कि लेखक एकांत में बैठना चाह रहा था, क्योंकि लेखक को कहानी की रचना करनी थी। लेखक सोच रहा था एकांत में बैठूं, कुछ सोचूं समझूं और अपनी कहानी की जो भी उसे रचना करनी थी उसके कोई लेख लिखूं। तो लेखक एकांत में बैठना चाह रहा था। लेखक को ये नहीं पता था कि सेकंड क्लास के डिब्बे में पहले से ही कोई बैठा हुआ है। जैसे ही वो पहुंचा तो उन्होंने देखा वहाँ नवाब साहब बैठे हुए थे, लेकिन नवाब साहब ने उनकी से दोस्ती के लिए कोई भी हाथ नहीं बढ़ाया। जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़ा, ना तो वो मुस्कुराए और ना ही कुछ बोले। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अच्छा न लग रहा हो कि मैं इस डिब्बे में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे नवाब साहब सोच रहे हो कि मैं अकेला ही इस डिब्बे में बैठकर यात्रा करूं। और जब खीरे खाने का समय आया तो उसने लेखक से पूछा, लेकिन लेखक ने मना कर दिया। नवाब साहब ने, आगे देखिए, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिया से पोंछा। लेखक के पास तौलिया के ऊपर क्या पड़े थे? 2 खीरे। लेखक ने क्या किया? खीरे के नीचे से तौलिया उठाया, लोटे में पानी भरा, दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और उस तौलिया से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला। गोंद, देखिए बेटा, पहले होता था खीरे ना कड़वे होते थे, उन खीरों को मीठा किया जाता था। काटने से पहले ऊपर से
ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा काट दिया जाता था, उस पर नमक लगाकर पूरे खीरे पे घिसा जाता था। तो घिसने से झाग झाग बाहर आ जाता था, तो उससे खीरे का सारा कड़वापन बाहर आ जाता था। तो लेखक ने भी ऐसा ही किया। छीलकर फाँक लेखक ने उन्हें गोदकर झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से, बहुत ही सिस्टम से, बहुत ही तरीके से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिया पर सजाते गए। लेखक ये सब देख रहा था। ये सब कौन कर रहा था? नवाब साहब। नवाब साहब किस डिब्बे में बैठे हुए थे? सेकंड क्लास के डिब्बे में। लेखक भी कौन से डिब्बे में चढ़ा? सेकंड क्लास के डिब्बे में। लेखक का नाम क्या था? यशपाल। नवाब साहब क्या कर रहे थे बेटा? खीरे को बड़े ही करीने से, खीरे की फाँकों को, सबसे पहले खीरे को धोया, फिर उसे तौलिया से पोंछा, फिर खीरे को गोंद कर मीठा किया, फिर उसके बाद उसको करीने से उसकी फाँकें की और फाँकें कर कर उन्हें तौलिया पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की फाँकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। लेखक ये सब देख रहा था। नवाब साहब ने बड़े ही करीने से खीरों को काट कर उसे फाँकें बनाई, फाँकों पर नमक, मिर्च, मसाला, जीरा डाला। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया से उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। उनके मुंह को देखकर लेखक कह रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे जब कोई स्वादिष्ट चीज़ देखकर हमारे मुंह में से पानी आ जाता है ना, तो ऐसे लेखक कह रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे नवाब साहब के मुंह में स्वाद आ रहा हो। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि हम कनखियों से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे कि सामने वाले को ये पता भी ना चले कि कोई उसे देख रहा है और लेखक उसकी तरफ देख रहे थे। देखिए, ये इधर जो बैठे हुए हैं ये कौन है? ये लेखक। सामने जो बैठे हुए हैं वो कौन है? नवाब साहब। ठीक है। लेखक धीरे धीरे से चोरी छुपे उन्हें देख रहा था और क्या सोच रहा था? नवाब साहब, लगता है हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, भाई नवाब साहब हैं, लेकिन लोगों को की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं, अर्थात खीरे जैसी मामूली वस्तु को किस तरीके से काट रहे हैं, सजा रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। लेखक कह रहे हैं, नवाब साहब ने फिर एक और मेरी ओर देखा। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये लखनऊ का खीरा है, शौक कीजिए अर्थात खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक क्या बोल रहा है? मुंह में से तो पानी आ रहा था। ये तो बेटा स्वाभाविक सी चीज़ है, जब कोई खाने की अच्छी वस्तु हमारे आगे रख के खा रहा हो तो दूसरे व्यक्ति का मन जरूर करता है, और खीरे जैसी चीज़ पे मसाला वसाला डल गया तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी हो मन कर ही जाता है। तो लेखक क्या कह रहे हैं? मेरे मुंह में से पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, लेकिन मैं पहले मना कर चुका था। पहले नवाब साहब ने लेखक से पूछा था। किसके लिए पूछा था? खीरे के लिए, खीरा खाने के लिए, लेकिन इन्होंने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। लेखक ने उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब इस समय मेरा मन नहीं कर रहा। मैदा भी जरा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबा सांस लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई।
मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। देखिए लेखक क्या देख रहा था। जिस दो खीरों को नवाब साहब ने बड़े ही करीने से धोया, पोंछा, छीला, फिर बड़े ही करीने से उसकी फाँकें बनाई, फिर उस पर नमक, मिर्च, मसाला, जीरा, बुरका, देखते ही लेखक कह रहा मुंह में पानी आ रहा था। और लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था और नवाब साहब के भी। और लेखक क्या देखता है कि नवाब साहब क्या करते हैं, एक एक फाँक को उठाते हैं, अपने होठ तक ले जाते हैं, नाक तक उसे सूंघते हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उन्हें सूंघने से ही उनका पेट भर रहा हो। नवाब साहब सूंघकर एक एक फाँक को यही कर रहे थे और खिड़की से फेंकते जा रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिया से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। लेखक क्या कह रहे हैं, नवाब साहब ने क्या किया, उन खीरे की एक एक फाँक को अपने होठों तक ले जाते, नाक से सूंघते और ऐसा वो करते जैसे उनका पेट भर गया और एक एक कर सारी फाँकें नवाब साहब ने खिड़की के बाहर फेंक दी। और बाद में तौलिया, जैसे हम कुछ खाने के बाद अपना हाथ मुंह पोंछ लेते हैं, इस तरह तौलिया से लेखक ने अपने हाथ मुंह को अच्छे से पोंछा। और लेखक कह रहा है ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ये दिखा रहे हों कि ये है हमारे खानदानी रईसों का खाने का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब नवाब साहब थोड़ा लेट गए। हमें, लेखक कह रहे हैं, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्रेस्टिक तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है। लेखक कह रहा है कि नवाब साहब तो थक के मानो लेट गए। अब मैं ये सोच रहा था कि क्या बिना खाए सूंघने मात्र से ही क्या उधर, क्या पेट की तृप्ति हो सकती है। देखिए बेटा, आपके आगे रोटी पड़ी हो, ठीक है, अच्छे अच्छे पकवान हो और सिर्फ आप सूंघ लो, तो क्या सूंघने मात्र से ही पेट भर जाएगा? नहीं, कभी भी सूंघने से पेट नहीं भरेगा। लेखक यही सोच रहे थे कि नवाब साहब तो इस तरीके से कर रहे थे जैसे उनका पेट भर गया हो। खाना खाने के बाद, खीरा खाने के बाद हाथ मुंह पोंछे और डकार भी ऐसे ली। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। देखिए, लेखक को बड़ी हैरानी हो रही थी कि डकार भी लिया और मुझे ये कह रहे हैं कि खीरा बड़ा लजीज होता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक कह रहे कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। लेखक कह रहे कि मैं पहचान गया, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेखक क्या सोचने लगा कि जब किसी चीज को खाए बिना ही, मात्र सूंघने से ही अगर पेट भर जाता है, तो बिना घटना के, बिना कल्पना के, बिना विचार के, बिना पात्रों के भी लेखक, मात्र लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक ने सोचा जब बिना खाए पेट भर सकता है। देखिए बेटा, किसी भी रचना को लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कोई ना कोई कथ्य और कहानी, शुरू में समझाया था ना, कथ्य थीम, कोई ना कोई थीम होनी बहुत ज़रूरी है कि हमें किस पर अपनी लेख लिखनी है, किस पर उपन्यास लिखना है, किस पर कहानी लिखनी है, किस पर निबंध लिखना है। अगर हमारे पास कोई थीम ही नहीं होगी तो बिना थीम के हम कैसे अपनी रचना कर पाएंगे। तो लेखक ने देखा कि जब बिना खाए
पेट भर सकता है, जैसे लेखक ने किया। खीरे को काटा, बड़े करीने से काटा, सूंघा और एक एक फाँक को खिड़की के बाहर फेंका और उसके बाद ऐसे डकार लेने लगे जैसे उनका पेट भर गया हो। तो जब लेखक को ने ये सब देखा तो लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और लेखक सोचने लगा कि मुझे भी किसी कथ्य की क्यों आवश्यकता है, नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। नई कहानी बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के भी बन सकती है। तो बेटा ये पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गया। देखिए हमने इसमें अभी तक क्या पढ़ा, पूरा लेसन किस पर आधारित था। लेखक ने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है, समाज के एक समुदाय पर, एक वर्ग पर ऐसा व्यंग किया है जो दिखावे में विश्वास करते हैं, दिखावे के लिए स्वयं को कष्ट में डाल देते हैं, लेकिन दूसरों के आगे हमारी मान प्रतिष्ठा ऊंची होनी चाहिए। यही सब इसी पाठ में लेखक ने बताया। और लेखक ने ये बताया कि किसी भी रचना के लिए थीम का होना आवश्यक है, कथ्य का होना कहानी की रचना के लिए आवश्यक है। लेकिन जब लेखक ने देखा कि जब नवाब साहब ने खीरे को काटा, छीला, धोया, उसके बाद करीने से पीस बनाए, फिर उन पीसों के बाद लेखक ने मसाला डाला और मसाला डालने के बाद एक एक पीस को सूंघ सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, कौन, नवाब साहब। और लास्ट में ऐसे डकार लेने लगे जैसे पेट भर गया हो। तब लेखक को लगा कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक सोच रहा था कि मुझे भी नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के भी नई कहानी की रचना हो सकती है। तो बेटा ये लेसन आपको समझ आया। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, अपने डाउट को मन में मत रखना। और नेक्स्ट डे कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और आंसर्स की PDF सेंड कर दूंगी। अपने सारा वर्क प्रॉपर नोटबुक में आप करते जाइए। ठीक है बेटा, थैंक यू।